सो हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो फाइनली मैं लेकर के आ गया हूँ, बहुत ही टाइम बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। रियली सॉरी, लेकिन अभी से कंटिन्यू आपके पास सारे क्लासेस के 9, 10, 11, 12 की वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। 11, 12 फिजिक्स एंड 9, 10 साइंस। आज वैसे मैं स्टार्ट करूंगा 9th क्लास से। 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन चैप्टर, चूंकि ये 11th का बेस भी है। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो भी आप इस चैप्टर को देख सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको 11th के काइनेमेटिक्स को यानी 11th की फिजिक्स को इन्हांस करने में, उसको अच्छे तरीके से पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। आप सबको पता होगा, सबसे पहले मोशन की बात करते हैं। जैसे कि लिखा होगा बोर्ड पे, आप देख सकते हो मोशन। मोशन क्या होता है, आप सबको ये पता होगा मोशन क्या होता है। तो जैसे मोशन बोलते हैं ना, तो दिमाग में आता है सर कोई मूविंग चीज़, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को हम मोशन कहते हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले सर मूविंग फैन, सर मोशन है बिल्कुल। मूविंग कार मोशन है बिल्कुल। तो इन सबको हम जनरली मोशन कहते हैं, राइट। लेकिन मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन सर फिजिक्स में ये सब नहीं लिखा हुआ कि मूविंग फैन, ये सब हमने बचपन में पढ़ा था, 7th 8th में पढ़ा था कि मूविंग फैन, मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, इसको हम मोशन कहते हैं। लेकिन बेटा मोशन की एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है चेंज इन पोजीशन। में यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग साथ में ना नोट्स भी बनाते जाएंगे, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, विद टाइम। टाइम के साथ पोजीशन में चेंज होना ही क्या कहलाता है बेटा, मोशन कहलाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पर पोजीशन समझ में नहीं आया। देखो फिजिक्स में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चेंजेस होंगे, वो टाइम के साथ होंगे बेटा। पोजीशन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी हम किसको समझ रहे हैं, अभी हम मोशन को समझ रहे हैं कि मोशन का मीनिंग क्या है। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मोशन की डेफिनेशन तो पता चल गई आपको कि अगर कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करती है तो हम कहते हैं कि सर वो चीज़ मोशन में है। ठीक है, अब पोजीशन का क्या मतलब है, सुनो। पोजीशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से अभी 1 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो आपसे कॉल करके आपकी मम्मी ने पूछा बेटा कहाँ हो, आपने बोला मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर हूँ। तो आपने अपनी क्या बताई, पता है, अपनी पोजीशन बताई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान लो कुछ देर के बाद फिर से आपकी मम्मी ने कॉल किया और आप जो है उस 1 किलोमीटर से खिसक के कहीं और दोस्त के घर पे और कहीं मतलब आगे डिस्प्लेस हो गए, 1.5 किलोमीटर पे चले गए, 1.5 किलोमीटर आगे चले गए आप, ठीक है। अब आपकी मम्मी ने फिर वापस से कॉल किया कि बेटा कहाँ हो। आपने क्या बोला, आपने बोला मैं मम्मी 1.5 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से। इसका मतलब है कि आपने अपनी पोजीशन अपने घर से चेंज कर दी। पहले आप 1 किलोमीटर पे थे, अब आप कहाँ चले गए बेटा, आप 1.5 किलो यानी 1.5 किलोमीटर पे चले गए। मतलब आपने अपनी पोजीशन चेंज की ना। पोजीशन का मतलब बेटा यहाँ पर होता है डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट से आप कितनी दूरी पर हो, इसी को पोजीशन कहते हैं। क्लियर है। जैसे मैं दीवार से, मैं किसी, आप जहाँ पे बैठे हो किसी न किसी दीवार से आप 10 मीटर की दूरी पे हो, ये आपकी पोजीशन है। आप अगर मान लो वहां से थोड़ा खिसक गए 10 से 12 मीटर या ना 15 मीटर पे चले गए, तो आपने अपनी पोजीशन को चेंज कर दी। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि पोजीशन का मतलब है, फिलहाल इतना समझ लीजिए, इसकी डिस्टेंस आपको, आपका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से कितनी दूर है, आप कितनी दूर हो, उसी को पोजीशन बोलते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा अब पोजीशन को बताने के लिए मैंने एक टर्म यूज किया है, रेफरेंस पॉइंट। अब इसके लिए एक छोटी सी कहानी और सुनिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आपका फ्रेंड है जो पहली बार आपके सिटी में आ रहा है, आप रेलवे स्टेशन पे गए उसको रिसीव करने के लिए, राइट। आपने रेलवे स्टेशन पहुंच के कॉल किया कि भाई कहाँ है, उसने बोला मैं ट्रेन से उतर गया हूँ। आपने, अच्छा उसने पूछा आपसे कि तू कहाँ है भाई, तो आपने क्या बोला पता उसको, आपने बोला मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ। भाई आप एक बात बताओ, अगर आप रेलवे स्टेशन पर हो, कोई भी रेलवे स्टेशन छोटा सा तो होता नहीं है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन पे कहाँ पर, आपने उसको क्लियर नहीं बताया, सिर्फ क्या बोला मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ। आपने उसको अपनी पोजीशन तो बताई, लेकिन आपने उसको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया। मतलब पोजीशन को बताने का ये तरीका सही नहीं है, आपने उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब आपका फ्रेंड वापस से पूछता भाई रेलवे स्टेशन तो इतना बड़ा है, मैं कहाँ पर मिलोगे रेलवे स्टेशन पे। अब आपने बोला मैं गेट नंबर 2 से ठीक सामने खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के ठीक सामने। अब आपने पता है क्या बोला, आपने बोला है गेट नंबर 2 क्या, वो बंदा जो आपका दोस्त है वो सीधा निकलेगा गेट नंबर 2 को ढूंढेगा, आप मिल जाओगे उसको वहां पर। मतलब आपने अपनी पोजीशन को इस बार क्या बोला, एकदम एग्जैक्ट तरीके से और बिल्कुल राइट तरीके से बोला है कि मैं गेट नंबर 2 के सामने खड़ा हूं। मतलब आपने अपनी पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया। जो गेट नंबर 2 आपने बताया ना कि गेट नंबर 2 के सामने, ये पता है फिजिक्स में बेटा इसको ओरिजिन बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप अपनी पोजीशन, आप अपना लोकेशन किसी को नहीं बता सकते। जाहिर सी बात है, अगर मान लो आप रोड पे खड़े हो और मैंने आपको कॉल किया कहां पर है भाई, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, और रोड पे खड़े हो, आपने बोला देखो एक लाल वाली बस जा रही है, मैं उसके सामने खड़ा हूं,
तो क्या आपने अपनी पोजीशन सही बताया है? लाल वाली बस भाई, लाल वाली बस तो निकल जाएगी, जो रेड बस है वो तो निकल जाएगी, राइट। तो आपने उस रेफरेंस पॉइंट गलत बता दिया मुझे। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है बेटा आप अपनी पोजीशन वहां से बताइए, जो चीज वो चीज आप लीजिए रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन उसको लीजिए आप जो फिक्स्ड है, जो रुकी हुई है, जो अपनी जगह से हिल नहीं रही। जैसे आपने बोला मेट्रो पिलर नंबर 100 के सामने खड़ा हूं, ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि मेट्रो पिलर नंबर वहां से खिसकेगी नहीं, वहां से जाएगी नहीं, वहां से डिस्प्लेस नहीं होगी। तो यहां पर तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि सर आप अपनी पोजीशन बताने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की या ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ती है। बिना रेफरेंस पॉइंट या बिना ओरिजिन पॉइंट के आप अपनी पोजीशन को बता नहीं सकते। अब पोजीशन का मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आप किसी रेफरेंस पॉइंट से, किसी ओरिजिन से आप कितनी दूर हो, इसको हम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो हम उसी को बोलते हैं मोशन में है कोई, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कार है कोई, वैसे तो मेरी ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये कुछ लैम्बोर्गिनी टाइप बन गई, ठीक है। एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है बेटा। ये कार जो है ना, हमने, अब मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये कार जो है बेटा, ये कार यहाँ से अपना एक स्ट्रेट रोड पे चल रही थी। क्वेश्चन मेरा ये, ध्यान देना बेटा, ये कार एक स्ट्रेट रोड पे चल रही थी, स्ट्रेट रोड पे कार मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पोल है। रोड के साइड में हम सब लोग खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हो। मैंने आपसे पूछा, बताओ बेटा क्या कार चल रही है? क्या सवाल किया? ये कार अभी इस इलेक्ट्रिसिटी पोल से बेटा 100 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 100 मीटर की डिस्टेंस पे, ओके बेटा, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया? मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप बताइए क्या कार चल रही है, रुकी हुई है? आप जरा आंसर करना, बहुत ही सोच समझ के आंसर कीजिएगा। कार चल रही है, मुझे भी दिख रही है कि कार चल रही है और आपको भी दिख रही है कि कार चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या बताओ कार चल रही है? अगर चल रही है हाँ, तो प्रूफ करो कि कार चल रही है, यानी कार मोशन में है या नहीं है। आप बोलोगे सर आप ही ने हमें पढ़ाया है, आप ही ने तो अभी बोला कि डेफिनेशन क्या है मोशन की? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। यस, ओके। तो सर पोजीशन अगर चेंज हो टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे वो चीज मोशन में है। सर अभी इस कार की पोजीशन कितनी थी? 100 मीटर थी, राइट। सर अभी इसकी पोजीशन इस बिजली के जनरली इलेक्ट्रिसिटी पोल से 100 मीटर की डिस्टेंस पे, पोजीशन पे ये कार थी। अब ये कार डेफिनेटली अपनी, है ना, ये खंबे के, इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के करीब जा रही होगी। जाहिर सी बात हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे कि सर ये देखो करीब जा रही है। करीब जाने का मतलब क्या है? सर इसके नियर जाने का मतलब है कि ये 100 मीटर धीरे धीरे कम हो रही है। सर अब ये 50 पे आ जाएगी कार, कभी ना, है ना, 20 पे, 10 पे आ जाएगी। आप बोलोगे सर देखो ये कार इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, और डेफिनेशन कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो वो मोशन में होगा। Am I right? क्लियर है? आपको ये चीज समझ में आई? तो मोशन में कोई चीज है कि नहीं, ये पता करने के लिए पता करना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। अब जैसे फैन है, फैन मूव करती है, राइट। अब फैन ऐसा रोटेट कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। आप बोलोगे सर ये मोशन में है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? अपनी पोजीशन कैसे चेंज करिए? आप क्या करो, फैन के एक साइड में से, फैन का ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, आप इसके एक साइड में ऐसे खड़े हो जाओ और फैन को देखते रहो। आप बताओ आपके सामने एक ही ब्लेड बार बार आ रही है, मतलब एक ब्लेड, मान लो एक ब्लेड को मैं मेजर है ना, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये एक ब्लेड है। फैन के 3 ब्लेड्स होते हैं, 3-4 ब्लेड्स, एक ब्लेड है। आप बताओ इस ब्लेड से अभी आप कितनी दूरी पे हो? मान लो अभी ये ब्लेड है, इस ब्लेड से आप कितनी दूरी पे हो? मान लेते हैं सर अभी ये 5 मीटर पे, एक एग्जांपल लेते हैं 5 मीटर पे। जैसी ब्लेड ऐसे घूमेगी, देखो ऐसे घूमेगी ना ब्लेड, फैन रोटेट करती है, जैसी ब्लेड ऐसे घूमेगी तो देखो ये 5 मीटर थी, अब ये दूर जा रही है। पता अपनी पोजीशन को, मेरे हेड से अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो देखो ऐसे चेंज कर रही है, मतलब ये भी सर क्या है? मोशन में। क्यों सर? इसकी पोजीशन लगातार मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मोशन क्या है। मैं एकदम बिल्कुल प्योर क्रीम कॉन्सेप्ट दूंगा, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, क्योंकि मोशन का यही कॉन्सेप्ट आपको 11th में भी काम आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि मोशन है क्या सर, मोशन का मीनिंग क्या है, मोशन की डेफिनेशन। ये रट्टा मारना सिर्फ नहीं होता बेटा, समझना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्या मतलब? समझ में आ गया कि पोजीशन चेंज हो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है टाइम के साथ, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, वैसे तो आपने मोशन के बहुत सारे टाइप सुने होंगे बचपन से, कि जैसे आपने रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन सुना होगा। क्या सुना होगा? रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन सुना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। ऐसे आपने बहुत तरह के मोशन का एग्जांपल आपने सुना होगा कि सर एक होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है बेटा? सर्कुलर मोशन। एक होता है क्या नाम है, रोटेशनल मोशन होता है सर। एक होता है क्या सर? पीरियोडिक मोशन होता है। एक ऑसिलेटरी मोशन होता है सर। ये सारे मोशन के टाइप्स हैं। आपसे कोई पूछे ये बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन बताइए, आप यही बताओगे। रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, मतलब मोशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं?
सर्कुलर मोशन का मतलब एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रही है, इस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर बेटा रोटेशनल मोशन पूछा जाए तो किसी एक्सिस के अबाउट कोई चीज अगर ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट, जैसे फैन अपने इस डंडे के आसपास उसकी ब्लेड है, वो ब्लेड क्या कर रही है तो रोटेट कर रही है, क्या है रोटेट करना, यह रोटेशनल मोशन है बेटा, ठीक है। इसी को हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है, ये 11th की बात है वैसे। अब सुनो, उसके बाद अगर मैं बोलूँ पीरियोडिक मोशन, बहुत ही आसान। पीरियोडिक मोशन आपने घड़ी में एक छोटा सा ना वो आपने पेंडुलम लगा देखा होगा, तो इस तरह स्विंग देखा ही होगा, स्विंग झूला तो देखा है, धक्का मारते हैं और झूला हम लोग झूलना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो झूला है बेटा ये क्या पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब है कि एक ही पाथ को बार बार अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है तो ऐसे मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अब जो स्विंग है हमारा, स्विंग बेटा कैसे जाता है, ऐसे जाता है फिर वापस ऐसे आता है, देखो एक ही पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही पाथ को, इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्लियर बेटा, इस तरह से जनरली मोशन के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेशन भी कर रहा होता है, राइट, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझिए आप, मोशन जो है, मोशन या फिर एक टर्म आता है रेस्ट, ये रेस्ट और मोशन सच में देखा जाए तो कोई वर्ड ही नहीं है, आई मीन कुछ है ही नहीं मोशन और रेस्ट। अब सर अभी तो आप इतनी देर से मोशन पढ़ा रहे थे और अभी आप बोल रहे हो कि सर मोशन रेस्ट कुछ है भी नहीं, मजाक कर रहे हो क्या सर? देखो बेटा, मोशन और रेस्ट कुछ नहीं है कहने का ये मतलब है मेरा कि ये दोनों एक रिलेटिव टर्म होते हैं। मोशन और रेस्ट क्या होता है बेटा, एक रिलेटिव टर्म होते हैं। क्या मतलब है सर रिलेटिव टर्म? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठे हो, ओके, आपके सामने दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान देना आप क्या पूछ रहा हूँ मैं। आपके सामने बैठे दो दोस्त आपस में, ट्रेन में बैठे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपके लिए वो दोनों दोस्त रेस्ट में है या मोशन में है? आप बोलेगे सर मैं भी ट्रेन में हूँ वो भी ट्रेन में, तो मेरे लिए तो दोनों रुके हुए हैं सर, मेरे लिए मतलब मेरे रिस्पेक्ट में वो दोनों सर कहीं थोड़ी जा रहे हैं, वो तो वहीं है। इसका मतलब मेरे लिए वो दोनों जो फ्रेंड है वो क्या है बेटा, रेस्ट में है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अब मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्रेन से बाहर होते, आप ट्रेन से बाहर होते और आप खिड़की, आप मतलब बाहर से देख रहे होते कि खिड़की के पास दोनों दोस्त बैठ के अभी भी बात कर रहे हैं और ट्रेन जा रही है। इसका मतलब आपके लिए वो दोनों दोस्त अब रेस्ट में है कि मोशन में है? आप बोलोगे सर मोशन में है। अभी आप ट्रेन में थे तो वही दोनों दोस्त रेस्ट में थे, और अभी आप ट्रेन से बाहर उतर गए, बाहर चले गए और बाहर जाके देख रहे हो अभी वही दोनों दोस्त मोशन में। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है वो डिपेंड करता है कि हम उसको देख कहां से रहे। हम उसको, अगर ट्रेन के अंदर बैठ के आप उसको देख रहे हो, इसका मतलब वो दोनों रेस्ट में थे, और ट्रेन के बाहर देख रहे थे तो दोनों मोशन में है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात का पता कैसे चलता है? इस बात का पता ऐसे चलता है कि वो आप देख कहां से रहे हो, देखा कहां से जा रहा है। और फिजिक्स में इसी को कहते हैं कि हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं उस चीज को। कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है वो किससे पता चलता है कि हम उसको ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर पे सारा, इसी जो ऑब्जर्व करता है ना मोशन को, उसको बेटा इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं या फिजिक्स में ऑब्जर्वर कहते हैं। मतलब सारा जो खेल है बेटा वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां पर है। चलो अब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं भी, जाहिर सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे अपने यहाँ पर अपनी जगह पे बैठ के, और आप भी अपनी जगह पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे होगे। आप मुझे बताओ, आप भी अर्थ पे हो? यस। स्पेस में तो नहीं देख रहे, स्पेस में से, ठीक है। आप भी घर पे हो अपने, आई मीन आप भी अपने अर्थ पर हो, मैं भी अर्थ पे हूँ, ठीक है। आप बताइए मेरे लिए आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो? आप बोले सर मैं आपके लिए तो रेस्ट में हूँ क्योंकि मैं तो बैठा हूँ सर, अर्थ पर ही हूँ, मैं भी अर्थ पर हूँ, आपके लिए मैं भी रेस्ट में हूँ। लेकिन अब अगर मैं कहाँ चला जाऊँ, स्पेस में चला जाऊँ, तो आप बताओ मेरे लिए आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? अभी आपने क्या बोला कि सर मेरे लिए आप भी रेस्ट में, आपके लिए मैं भी रेस्ट में, लेकिन हम लोग गलत बोल रहे हैं। पता है, हम लोग अर्थ पे अगर, तब तो ये बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल ठीक लग रहा है कि सर मेरे लिए आप रेस्ट पे, आपके लिए मैं रेस्ट पे, क्योंकि हम दोनों अभी अर्थ पर है। लेकिन कोई स्पेस से देख ले हम दोनों को, अगर कोई हम दोनों को कहाँ से देख ले, स्पेस से देख ले, तो हम सबको पता है कि अर्थ जो बेटा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। आप बताओ स्पेस से देखने पर क्या हम दोनों उसके लिए, जो स्पेस से देख रहा है, जो स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा है, क्या उसके लिए हम लोग रेस्ट या मोशन में है? सॉरी, रेस्ट में है, मोशन में है सर, एग्जैक्टली हम उसके लिए क्या है बेटा, मोशन में है, क्योंकि सर अर्थ रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, इसलिए बेटा उसके लिए हम लोग जो स्पेस में है उसके लिए हम लोग क्या है, मोशन में है। तो बेटा देखा आपने, देखा कहां से जा रहा है? अगर आप अर्थ पे ही खड़े होकर सबको देख रहे हो तो सर हमारे लिए जो भी चीज रुकी है वो रेस्ट में है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज रुकी है हमारे लिए वो चीज रेस्ट में है। अगर वो स्पेस से देख रहा होगा इसको तो वो मोशन में होगी। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि सर ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है सारी चीजें, ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है सर, ऑब्जर्व कहां से, देखा कहां से जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये सारी चीजें जो है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है बेटा। क्लियर है? आप लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट में आपके सामने एक दोस्त खड़ा है,
तो आपका दोस्त आपके लिए रेस्ट में है और आपके दोस्त के लिए आप रेस्ट में हो, लेकिन कोई तीसरा पर्सन लिफ्ट के नीचे से देख रहा है आप दोनों को। लिफ्ट मान लो ट्रांसपेरेंट है, शीशा वीशा लगा हुआ है, तो आप उस दोस्त के लिए, उस पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए आप दोनों रेस्ट में नहीं हो, आप दोनों उसके लिए मोशन में, क्योंकि आप ऊपर भाग रहे हो। किसके पोजीशन में, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्लियर बेटा? इस तरह से जनरली हम कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। डिपेंड करता है कि सर ऑब्जर्व कहां से क्या जा रहा, देखा कहां से जा रहा। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जा रही है, बहुत तेज से ट्रेन भाग रही है, पर बाहर जो पेड़ पौधे वो आपको लगता है पीछे भाग रहे हैं। क्या सच में वो क्या वो पौधे, क्या वे पेड़ पौधे, क्या वो ट्रीज जो है वो पीछे सच में भाग रहे हैं? क्या वो सच में मोशन है? दिख तो रहा है सर वो मोशन में है, क्या वो सच में मोशन में? नहीं है मोशन में, वो है रेस्ट में। वो हमारे रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ऐसा लग रहा है कि वो पीछे भाग रहा है। समझ आई बात? तो ट्रेन में देख, अभी आप ट्रेन में बैठ के देख रहे हो तो लग रहा है वो चीज मोशन में है, पेड़ पौधे, लेकिन ट्रेन से उतर के देखो वही चीज आपको रेस्ट में लगेगा। है कि नहीं? धोखा नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट है कि मोशन में कोई चीज है कि नहीं, डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्व कहां से क्या जा रहा है, उसको देखा कहां से जा रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इस मोशन को समझने के लिए बेटा, आपने मोशन क्या होता है समझ लिया, मोशन के टाइप समझ लिया आपने, है ना, मोशन के कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने ये भी देख लिया कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन को रेफरेंस पॉइंट, मोशन में पोजीशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। पोजीशन को बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रेफरेंस पॉइंट कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए और रुका होना चाहिए। ऐसा नहीं चलती बस के सामने आपको देखो, लाल वाली बस के सामने मैं जो जा रही है उसके सामने खड़ा हूं, नहीं। पोजीशन जो रेफरेंस पॉइंट, जो ओरिजिन होता है बेटा, जहां से अपनी पोजीशन को बताते हो, दैट शुड बी फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलिए अब आप बताओ, मोशन को समझने के लिए, मोशन चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को कुछ टर्म्स को समझने की जरूरत होती है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, उसको समझने की, कुछ वेरिएबल्स हैं, उसको समझने की जरूरत होती है। वो टर्म्स, वो वेरिएबल्स क्या है बेटा? देखो, वो टर्म्स, वो वेरिएबल्स हैं, ये मैं यहां पे लिखता हूं। वो टर्म्स, वो वेरिएबल्स है बेटा, जैसे डिस्टेंस है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है। मैं सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन खत्म। अगर आपको ये वीडियो मिल चुकी है, अगर आपको ये चैनल मिल चुका है ना, आप फिजिक्स के लिए और 9th 10th की साइंस और 11th 12th की फिजिक्स के लिए आप टेंशन छोड़ दो। आराम से, सुकून से मेरी वीडियो घर बैठ के चुपचाप देखोगे ना, तब भी आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट तो खैर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते ना हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, आपको अगर सर अपनी तारीफ कर रहा हो, नहीं बेटा तारीफ नहीं कर रहा मैं आपके लिए, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न होता है एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये बताना पड़ रहा है मुझे ऐसा कि डोंट वरी, मैं आपको जस्ट आपकी टेंशन कम कर रहा हूँ। बिकॉज 9th 10th में, 9th में आते हैं और 11th में जाते हैं, बच्चों की टेंशन बहुत बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि सीधा कुछ चीज़ें वास्ट हो जाती है ना, इसीलिए। ठीक है बेटा, स्पीड है, जैसे वेलोसिटी है ना, उसके बाद एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसके बाद जैसे फोर्स है, तो ये सारी चीज़ें समझना हम लोगों के लिए बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स को। वैसे इसके बाद बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, मोमेंटम है ना, प्रेशर है ना, उसके बाद बायंसी है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। ठीक है, बायंट फोर्स, मतलब फोर्स के अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी फिर आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समझना बेटा बहुत, डेंसिटी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इन सारे टर्म्स को कुछ नाम देते हैं, इन सारे टर्म्स को मिला के एक नाम दिया जाता है बेटा। इन सारे टर्म्स को मिला के पता है क्या बोला जाता है? इन सारे टर्म्स को मिला के बोला जाता है, मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं। इन सारे टर्म्स को मिला के बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? यहां पे मैं लिखता हूं, इन सारे टर्म्स को मिला के बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है सर? फिजिकल क्वांटिटीज, देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? इन सारे टर्म्स को मिला के फिजिकल क्वांटिटी कहता है। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? सो फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, उन क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं हम लोग, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको नाप या तौल सकते हैं बेटा। जिसको नापा या तौला जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी क्वांटिटी को हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। जैसे डिस्टेंस, हम इसको नाप सकते हैं, बिल्कुल सर। जैसे टाइम नाप सकते हैं, यस सर, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे स्पीड मेजर कर सकते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, मतलब वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है सर। जैसे एक्सेलरेशन, यस सर, बिल्कुल। फोर्स को नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सबको फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको नापा या तौला जा सकता है, दैट्स इट। जैसे टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर यस सर मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर मेजर कर सकते हैं, तो सर ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर भी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा बताओ, क्या थॉट्स फिजिकल क्वांटिटी है? थॉट्स, आज मैंने इतना सोचा, बोलते हैं क्या इसको मेजर कर सकते हो? आज मैंने 5 किलो सोचा, नहीं बोल सकते, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बेटा। सो हर चीज फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको नापा या तौला जा सकता हो, बस उसी को बेटा हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे।
आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, जैसे सर अब जैसे तुमको सर क्या मैं उसको प्रेशर नाप सकता हूँ? यस बिल्कुल। अगर प्रेशर पता करना आपको, फोर्स अपॉन एरिया निकालो, फोर्स पता कर लो, एरिया पता, कैलकुलेट कर सकते हो ना, मतलब मेजर कर सकते हो ना कितना है, कैलकुलेट मेजरमेंट कर सकते हो ना आप इसकी। इसका मतलब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्लियर हो गया आपको बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटी क्या है सर? दोस कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको ना पाया तौला जा सकता है, उन सब का नाम रख देंगे फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो, राइट। चलिए, अब ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इन सब फिजिकल क्वांटिटी में कुछ फर्क है बेटा, कुछ डिफरेंस है। अब तुमको सर क्या डिफरेंस है बताइए। जैसे आप बात करो फॉर एग्जांपल, अब मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करता हूं। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की, जिसको मेजर करेंगे, जाहिर बात है कि फोर्स को लिखेंगे, फोर्स को कैसे लिखेंगे? जैसे सर 5 न्यूटन का फोर्स है, न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स की, आपने 8th में पढ़ा होगा। तो फोर्स हमने कितना मेजर किया? 5 न्यूटन। लेकिन सिर्फ 5 न्यूटन बोलना फोर्स के लिए बेटा ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता। कैसे सर? देखो, जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक गेट दिख रहा है, आपका दरवाजा जो आपका रूम का गेट है दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैंने बोला उस गेट पे आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ जाके, या सिर्फ इतना बोला गेट पे जाके फोर्स लगाइए। आप लोग सर गेट पे जाके फोर्स लगाओ, सर क्या करूं, पुश करूं या पुल करूं? कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था कि जाके फोर्स लगाओ? सिर्फ मैंने फोर्स लगाना बोला था, इसका मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं। सर आप ये बोलो कि सर पुश करना है कि पुल करना, आप ये भी तो बताओ साथ में। इसका मतलब है कि फोर्स के साथ एक चीज है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो है डायरेक्शन। आपने मुझसे डायरेक्शन पूछा कि सर मैं पुश धक्का दूं या गेट को पकड़ के खींचूं, आप मुझे बताइए। तो फोर्स लगाओ कहना सिर्फ दैट नॉट एनफ, ये एनफ नहीं है, आपको साथ में क्या लगाना पड़ेगा बेटा? डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस तरफ फोर्स लगाना है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाए हमें, उनको कहेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो जाएंगी। फिर कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा? एक हो जाएगी स्केलर, पहला जो है वो हो जाएगी स्केलर, और दूसरा हो जाएगी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा है बेटा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटा? वेक्टर, PQ मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैंने किसकी बात की? जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़े, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की बात करनी पड़े सर, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब सर कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं मास की बात करूं, जैसे मैं डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस की बात करूं। मैंने आपसे बोला आप अपने घर से कितने, मान लो आप स्कूल से कोचिंग जा रहे हो, सॉरी स्कूल से घर जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो। मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ बेटा, आप स्कूल घर से स्कूल गए और स्कूल में टीचर ने आपसे पूछा आप बताओ कितने किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस चल के आए आप? तो आप बोलोगे सर मैं 2 किलोमीटर चल के आया। क्या ये 2 किलोमीटर को बताने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है आपको? आपने 2 किलोमीटर, टीचर को समझ में आ गया अच्छा 2 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा चल गया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए डिस्टेंस हो जाएगी बेटा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कहीं पर 5 किलोमीटर, इसको मैग्नीट्यूड, इसको वैल्यू जिसको हम लोग बोलते थे ना आज से बचपन में, उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो सर सब कुछ, क्योंकि जिसको मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही, उसको वैल्यू तो कुछ होगी उसकी, लेकिन डायरेक्शन अगर हो साथ में तब उसको बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और अगर डायरेक्शन ना हो तो उसको बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी सर, इसलिए स्केलर हो जाएगी, पर फोर्स को बताने के लिए सर डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे ही क्वांटिटी को बांटा गया है 2 पार्ट में, स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में बेटा। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बन गई? दोस फिजिकल क्वांटिटीज है ना विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, दोज आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल डिस्टेंस, और उसके साथ एक और है स्पीड। आगे समझते चले जाओगे, आप आगे पढ़ोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लो स्केलर है क्या, वेक्टर है क्या। वेक्टर क्या होता है? दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है सर उसके पास, उसको बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और एग्जाम्पल इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है, राइट। अगर आप मास की बात करो, मास क्या होता है? मतलब केजी में लिखते हैं ना, 5 केजी 10 केजी, इसको आप वेट कहते हो, वैसा वो मास होता है। तो मास जनरली 5 केजी 10 केजी केजी में होता है। आपकी मम्मी ने आपको बोला जाके 5 केजी शुगर ले आओ। आप शॉपकीपर के पास गया और आपने उनको बोला कि 5 केजी शुगर दे दीजिए, आपको फौरन दे देगा। लेकिन अगर आप जाके वहां पर बोलो 5 केजी शुगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देना, क्या 5 केजी बोलने के बाद कोई डायरेक्शन का फील हो रहा है कि सर डायरेक्शन बताना जरूरी है वहां पर? नहीं, 5 केजी बोलोगे दैट्स एनफ, वो समझ जाएगा 5 किलो चीनी देना, आप 5 किलो चीनी दे देगा आपको।
यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है बेटा, खुद पता चल जाता है बोलने पर। इसका मतलब मास स्केलर है कि वेक्टर, कमेंट करो, मास स्केलर है कि वेक्टर? एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी है सर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया बेटा। क्लियर है? अच्छा, अब मैग्नीट्यूड, या समझ में आ गया आपको मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? सर मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे आपने 5 kg बोला तो 5 kg वैल्यू है, आपने 2 किलोमीटर बोला, 2 किलोमीटर क्या एक वैल्यू है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेटा, नंबर जिसको हम बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती है, एक न्यूमेरल वैल्यू होता है, एक यूनिट होता है। क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड लिखा कहीं पे लिखा है 5 kg लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है बेटा। मैग्नीट्यूड किससे बनता है? एक न्यूमेरल वैल्यू और एक यूनिट से बनता है। न्यूमेरल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 लिखा होगा, या फिर है ना 10 12 20 है ना 50 कुछ भी लिखा होगा, और केजी मतलब यूनिट, यहाँ यूनिट होता है। सो मैग्नीट्यूड के अंदर नंबर्स और यूनिट दो चीजें नजर आती हैं, राइट बेटा? बिना यूनिट के आप मैग्नीट्यूड लिख नहीं सकते। आप जाओ शॉपकीपर को बोलो जाकर के कि मुझे 5 चीनी दे दो, समझ में आएगा? बताओ 5 kg लगाओगे तो समझ में आता है। मतलब यूनिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, किसी को एक्सप्रेस, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट का होना बहुत जरूरी है। आपने बोला, आपसे बोला कितनी दूर चल के आए स्कूल, आपने बोला सर मैं 10 चल के आया हूँ, बिना यूनिट के क्या आप बता पाओगे? आप बोलो 10 kg चल के आया हूँ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट, जिसको जो यूनिट लगनी है वही यूनिट लगाएंगे, राइट? डिस्टेंस के लिए किलोमीटर या मीटर होता है तो वही लगाएंगे, मास के लिए केजी या ग्राम होता है तो वही लगाएंगे, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस होता है तो या केल्विन होता है तो वही लगाएंगे, हम दूसरी यूनिट नहीं लगा सकते। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट का लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना यूनिट के हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको बेटा। समझ आई बात? क्लियर है? और नंबर तो बताना जरूरी होगा सर, कितना अमाउंट तो तभी बता पाओगे ना आपको। तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज ये छोटा सा टॉपिक। आज मैंने छोटा सा वीडियो रखा ताकि आपको मैं ये बता पाऊँ कि यहाँ से जर्नी जो हमारी स्टार्ट हो गई और मैं यहाँ से कंटिन्यू वीडियोज आने स्टार्ट हो जाएंगे एक आध दिन में, कल या फिर परसों आपके ये वीडियो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। डिस्टेंस, अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बेल आइकन प्रेस करने से, मैं वैसे बोलता नहीं ज़्यादा क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास फौरन आ जाएंगे, फिर आप देख लेना आराम से, ठीक है बेटा? गो टू साइंस नाम है हमारे चैनल का, और इस पर साइंस और कुछ अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सीबीएसई से रिलेटेड या कोई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, और उसके बाद 11th-12th के फिजिक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपके भाई बहन या जो भी फ्रेंड्स हो उसको जल्दी जल्दी शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली गारंटी के साथ यहाँ पर मार्क्स और आपके कॉन्सेप्ट्स की पूरी गारंटी है यहाँ पर बेटा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ इन न्यू क्लासेस। अगर आप 9th में हो तो, 10th में हो तो, 11th में हो तो, 12th में हो तो। थैंक यू सो मच।